हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे हिंदी, जिसमें हम वर्णमाला को टॉपिक हमने लिया है और वर्णमाला में हम वर्ण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अयोगवाह, स्वर के कुछ प्रकार, और उसके बाद में हम बात करेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद, इससे पहले का जो भी है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और जो आज की ये वीडियो है इसी से रिलेटेड आपके लिए क्विज भी आएगी, तो उस क्विज को 100% अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने हैं उच्चारण काल के आधार पर? 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो चलिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर की बात कर लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण में कैसा समय लगता है? जिनको उच्चारण करने में, जिनको बोलने में हमें कम टाइम लगता है, कम समय लगता है, तब वहाँ पर ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा। इन्हें लघु स्वर अथवा मूल स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो उच्चारण काल के आधार पर पहला भेद है ह्रस्व स्वर। कितने भेद हैं? टोटल 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ और री। इनको मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है, तो इन चारों में से अगर है तो वही लघु स्वर हो जाएगा या मूल स्वर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है या दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। क्या हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर। जो हमने बात की थी संधि स्वर, तो संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? यहाँ पर संधि स्वर की, जो स्वर की जब हमने कल बात की थी संधि स्वर की, तो संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो थे सजातीय दीर्घ, ठीक है, सजातीय दीर्घ वर्ण या सजातीय दीर्घ स्वर, और एक थे आपके संयुक्त, जिसमें संयुक्त में ये 4 थे, ए, ऐ, ओ, औ, और दीर्घ में थे आ, ई, उ। ठीक है, लेकिन जब दीर्घ की बात की जाएगी, जब सजातीय की बात नहीं होगी और सिर्फ दीर्घ की बात होगी, तो ये सारे ही दीर्घ के अंतर्गत आएंगे, सातों की सातों। ठीक है, उसके बाद प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे राधा, मोहन। जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम बहुत देर तक बोलते हैं, तो ओम इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि हम जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उन सभी को ले रहे थे, उनसे भी अधिक समय लगता है, तब क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। ठीक है, दीर्घ से भी ज़्यादा जब समय लगेगा तो प्लुत स्वर हो जाएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, दीर्घ स्वर में ये सारे आ जाएंगे, और संधि स्वर में जहाँ पर अगर बात की जाएगी तो संधि स्वर को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सजातीय दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त का मतलब है कि ये सजातीयों से मिलकर बने नहीं हैं, ये आ और ई के योग से बना है, ये आ और ए के योग से बना है। ठीक है, ये आ और उ, और ये आ और ओ, इस तरीके से ये बने, यानी अलग अलग स्वर के मेल से ये बने हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं जब अलग अलग बात की जाएगी। और ये एक ही सवर्णी स्वर से बने हैं, जैसे आ प्लस आ बराबर आ। तो दोनों तरफ हमारा जो वर्ण है वो सवर्णी है, एक जैसा है, इसलिए ये सजातीय दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, री, ए, ऐ। अब इसके लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप कभी अग्र, मध्य और प्लुत स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अग्र स्वर कौन से होंगे? जिनमें हमारे जीभ का आगे का भाग काम करेगा वो अग्र स्वर होंगे। अब आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। दोनों ई हैं, री, और दोनों ए हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ई,
री और ए, इरिए। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ई, दोनों ई आ जाएंगी, री में री और ए में दोनों ए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ आ आएगा, इसको याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जो आ है हमारा वो किस में आएगा? मध्य स्वर में आएगा, बीच में रख दिया जाएगा। पश्च स्वर की बात करते हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये कौन से स्वर हो जाएंगे? पश्च स्वर। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे पश्च स्वर को अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी के जितने भी बचेंगे वो सब अग्र में पहुँच जाएंगे और मध्य में कुछ नहीं है, सिर्फ आ है। तो इसके लिए ट्रिक लिखना, आओ, आओ, उल्लू, आओ, उल्लू, पीछे पीछे, आओ, उल्लू, पीछे पीछे। ठीक है, इसको लिखिए, आओ, उल्लू, पीछे पीछे, आओ, उल्लू, पीछे पीछे। ठीक है, पीछे पीछे। अब इसका मतलब क्या है कि आओ, उल्लू, पीछे पीछे का मतलब है आ। ठीक है, आ गया। ओ, तो ओ आ गया। ओ के अंदर क्या आ जाएंगे? दोनों ओ आ जाएंगे, ओ और औ। आ और दोनों ओ। ठीक है, उल्लू का मतलब है छोटा ऊ से छोटा ऊ और ऊ से यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ लगा हुआ लू। तो उल्लू का मतलब है कि दोनों ऊ आ जाएंगे, ऊ से दोनों ऊ और आ से आ और ओ से दोनों ओ। तो आओ, उल्लू, पीछे पीछे। पीछे पीछे का मतलब पश्च स्वर। तो आ, ओ, औ और ऊ, ये सारे क्या हैं? पश्च स्वर हैं। 5 टोटल कितने हैं? पश्च स्वर। मध्य स्वर कितने हैं? 1। और अग्र स्वर की अगर हम बात करेंगे तो अग्र स्वर भी कितने हैं? 5। ई, री, ए, आई। ठीक है, ये अग्र स्वर और आ मध्य स्वर और आ, ऊ, ओ, औ ये हमारे पश्च स्वर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। तो होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। कौन से? आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी और व्रतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी नहीं होते वे आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, आ, ई, री, ए, आई। ठीक है, उ इसमें आएगा क्योंकि ये व्रतमुखी हो जाता है। तो होंठ की स्थिति या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। अब पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आवृतमुखी स्वर का प्रकार नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सारे आते हैं तो है, आप बोल कर देख लेंगे, क्योंकि आप व्रतमुखी की जब बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अर्थात व्रतमुखी होते हैं वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ और औ। ये 4 ही हैं जिनको बोलने में आपके मुंह जो हैं व्रतमुखी हो जाते हैं, यानी एक व्रत सा बन जाता है, एक गोलाकार आकृति सी बन जाती है आपके होठों की। तो जब ये चारों व्रतमुखी हो जाएंगे तो इसके अलावा जितने भी हैं वो सब अव्रतमुखी हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको भी ध्यान रख लेते हैं बोलकर उ, ओ, औ, तो इनको बोलने में हमारा मुंह जो है व्रत के टाइप का बन जाता है, तो ये व्रतमुखी हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब अव्रतमुखी हो जाएंगे। आगे बढ़िए, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। तो मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? समृत स्वर। कौन कौन से? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं कि समृत और विव्रत, तो दोनों में अर्ध लगा दीजिएगा, अर्ध समृत और अर्ध विव्रत। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं समृत स्वर की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं, समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। अब बात करते हैं समृत स्वर कौन कौन से हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। हमारा जो मुंह है, मान लीजिए ये हमारा
मुंह है, ठीक है। तो ये हमारा जो कम खुलेगा तो कौन से स्वर होंगे, समृद्ध स्वर, जैसे ई, ऊ, री, ठीक है। ये कौन से स्वर होंगे, समृद्ध स्वर होंगे। उसके बाद अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक मुंह खुलता है उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ई, ऊ, ई, ऊ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक मुंह खुलता है, समृद्ध की जो स्थिति है उससे कुछ अधिक मुंह खुलता है, तो कौन से स्वर हो जाएंगे, अर्ध समृद्ध स्वर हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विव्रत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, आई, औ, ये कौन से स्वर हैं, विव्रत स्वर। विव्रत मतलब ज़्यादा खुलना, बड़ा रूप। तो विव्रत स्वर कौन से होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलेगा वो विव्रत स्वर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है अर्धविव्रत। तो अर्धविव्रत कौन से होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, जैसे अ, ए, ओ, अ, ए और ओ, ये कैसे हैं, अर्धविव्रत स्वर हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ समृद्ध में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, जैसे ई, ऊ, री, और अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक मुख खुलता है, जैसे ई, ऊ, ई, ऊ, ठीक है, ई, ठीक। उसके बाद है विव्रत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है वो विव्रत हैं, जैसे आ, आई और औ। अर्धविव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, जैसे आ, ए, ओ। अब बात कर लेते हैं वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। जैसे आ और आ है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा और इसका वर्ग क्या होगा। वर्ग होगा कंठ और उच्चारण स्थान होगा कंठ। फिर इसके बाद ई और ई, तो इसका वर्ग क्या होगा, तालव्य, और उच्चारण स्थान होगा तालु, ठीक है। इसके बाद है ऊ और ऊ, तो इसका वर्ग होगा ओष्ठ और उच्चारण स्थान होगा होंठ। उसके बाद में री है तो इसका वर्ग क्या होगा, मूर्धन्य, और उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। उसके बाद ए और आई, तो इसका वर्ग क्या होगा, कंठ तालव्य, और उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु। ओ और औ, इसका वर्ग होगा कंठोष्ठ और उच्चारण स्थान होगा कंठ प्लस होंठ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे कि अकु विसर्जयानाम कंठा, अकुहु विसर्जयानाम कंठा, यानी कि अकु से आ से दोनों आ हो गए, कु से का वर्ग हो गया और विसर्ग, तो अकुहु विसर्जयानाम कंठा, ये सारे किससे उच्चारित होंगे, कंठ से। आ और हमारा का वर्ग और हमारे विसर्ग, ये किससे उच्चारित होंगे, कंठ से उच्चारित होंगे। उसके बाद में यहाँ पर इचु यशानाम तालु, तो इचु यानी कि ई और ई दोनों, और चा वर्ग और हमारा या और शा, ये किससे उच्चारित होंगे, तालु से उच्चारित होंगे। उसी तरीके से सबके अलग अलग अपने रूल हैं। उपु उपदमिया नाम ओष्ठा, है ना। तो इस तरीके से हमारे ये उच्चारण स्थान हैं। तो इस वीडियो में आज हमने यहाँ पर आपका जो स्वर है उसको फिनिश किया कि स्वर हमारे होंठ की आकृति पर कितने प्रकार के होते हैं, मुंह खुलने की स्थिति पर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो जितना इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी क्विज होगी, इसी में से मैं आपके लिए क्विज बनाऊंगी। तो आपको ये वीडियो देखनी है कंप्लीट, पूरी 100% अपना स्कोर देना है क्विज के अंदर। अब की बार बिल्कुल मिस्टेक ना हो, जैसे आज की क्विज में आपने जो नेक्स्ट लास्ट डे की क्विज थी कल की, उसमें आपने 100% ठोका था, 20 में से 20 को मारा था। उसी तरीके से आज भी आप कंप्लीट 100% अपना रिजल्ट दिखाएंगे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी बेहतर आपके लिए करने का प्रयास करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सभी वीडियो देखने के बाद 11 बजे क्विज के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर ही दम लीजिएगा। टेक केयर।